नमस्ते एंड वेलकम। आपका स्वागत है स्टडी आईक्यू के पीसीए सारथी चैनल में। आप हैं मेरे साथ सुप्रिया के साथ और आज हम इकोलॉजिकल पिरामिड यानी पारिस्थितिकी पिरामिड्स के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इसके पहले जस्ट रिमाइंडर के लिए कि जिसने पिछली क्लास के क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं किए हैं प्लीज़ करिएगा, उन्हें कमेंट्स में लिख दीजिए अगर आप चाहते हैं तो। नहीं तो एटलीस्ट अपनी नोटबुक में तो ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि पिछली बार मैंने आपको कुछ साइंटिफिक नेम्स दिए थे, है ना। कुछ आप देखोगे प्लांट्स के, कुछ एनिमल्स के जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अब जैसे मैं आपको एक यहाँ पे एग्जांपल देना चाहती हूँ। एक्चुअली क्वेश्चन आया था कि किस चीज़ को हम लोग टेरर ऑफ वेस्ट बंगाल बोलते हैं, ठीक है। तो एक तो टेरर ऑफ वेस्ट बंगाल जो था, एक तो थी वो दामोदर नदी, ठीक है, जिसपे हमने डैम्स वगैरह बना के, अब वो ऐसा नहीं है कि उस पर इतने फ्लड्स आ रहे हैं कि वो कंट्रोल नहीं हो सकते, तो वो चीज़ तो अब कंट्रोल हो गई। लेकिन टेरर ऑफ वेस्ट बंगाल एक नई चीज़ बन गई है, वो है आपका इकॉर्निया स्पीशीज़, ठीक है, जिसको हम लोग वाटर हाइसिंथ भी बोलते हैं। तो मैंने आपको पिछली क्लास में जैसे साइंटिफिक नेम दिया था ना, तो मैं ये बता रही हूँ कि क्यों उन चीज़ों का महत्व है, ठीक है। अगर आप कभी किसी एनवायरमेंट की बुक में या करंट अफेयर्स में या कहीं कोई न्यूज़पेपर में भी पढ़ेंगे इंग्लिश वाले, तो वहाँ पे हो सकता है कि आपको वाटर हाइसिंथ ना लिख के वो लोग इकॉर्निया स्पीशीज़ लिखें, ठीक है। तो इकॉर्निया स्पीशीज़ क्या है? एक वाटर हाइसिंथ है, बेसिकली एक प्लांट होता है जो पानी में रंग बिरंगे फूल आपको दिखते हैं ना ऐसे। तो वो जो होता है वो प्लांट, उसका नाम वाटर हाइसिंथ होता है। अब एक्चुअली होता क्या है कि ये स्पीशीज इंडिया की नहीं है, ये हमने बाहर से कहीं लाई थी क्योंकि सुंदर दिखती थी। पर सुंदर दिखने के चक्कर में हुआ क्या, हम ये भूल गए कि ये स्पीशीज जो है ना ये इंडिया की नहीं है। तो जब आपने इसको वेस्ट बंगाल में, जब आप देखोगे लेक्स वगैरह में इसको उगाया, तो उसके बाद ये अपने आप इतनी ज़्यादा फैल गई कि वहाँ की जो नेटिव प्लांट स्पीशीज थी, वहाँ की जो आप देखोगे, अपन बोलते हैं ना कि वहाँ पे जो उगने वाली, कॉमनली उगने वाली जो प्लांट स्पीशीज थी, उसको इसने आउटग्रो कर दिया। मतलब ये उनसे ज़्यादा तेज़ी से रिप्रोड्यूस होने लगी, ज़्यादा से तेज़ी से फैलने लगी। जैसे जैसे आप देखोगे जो बाकी प्लांट स्पीशीज़ थी, जो बाकी डाइवर्सिटी थी, वो कहीं ना कहीं गायब हो गई, ठीक है। तो ये और ज़्यादा इसने नुकसान क्रिएट कर दिया, इसलिए इसको टेरर ऑफ वेस्ट बंगाल कहा जाता है। वैसे ही एक और क्वेश्चन था आपका लैंटेना कैमरा वाला। अब ये क्या है? बेसिकली पहले जैसे अभी तो हमारे यहाँ पे गैस यूज़ करते हैं ना, अगर आप किचन वगैरह में, तो एलपीजी सिलेंडर्स वगैरह आते हैं, राइट। लेकिन पहले के ज़माने में क्या था, लोग चूल्हे पे काम करते थे, है ना। और चूल्हा कैसे चलता था कि आपको लकड़ी चाहिए होती थी, करेक्ट है। तो जिसको हम लोग फायरवुड, फ्यूल वुड ऐसे कहते थे, है ना। तो अब ये जो लकड़ी वगैरह है, ये कहाँ से आती थी? या मतलब ये पेड़ पौधों से ही आएगी, करेक्ट है ना। तो जो लकड़ी या तो आप काटते थे या फिर जो नीचे पड़ी होती थी सूखी लकड़ी को आप यूज़ करते थे। अब हुआ क्या, तमिलनाडु में बहुत पहले बेसिकली एक लैंटेना कैमरा नाम का पेड़, जो यहाँ का नहीं है, जो अमेरिकन सब कॉन्टिनेंट का आप देखोगे वहाँ पे पाया जाता है, ये यहाँ पे इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया। आइडिया ये था कि इसमें बहुत सारी लकड़ी निकलती है जिसको आप चूल्हा वगैरह जला सकते हैं, तो लोगों को कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन वही चीज़ है ना कि हमने बिना सोचे समझे, ज़्यादा उसमें एनालाइज करे, बिना ज़्यादा एनालाइज करे, हमने बस उसको ऐसे ही इंडिया में इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। अब भारत में हमने इसको इंट्रोड्यूस कर दिया, उससे हुआ क्या कि जब ये स्पीशीज इंडिया में आई, तो इसकी एक तो जड़ें आप देखोगे बहुत नीचे तक जाने लग गई, ठीक है, बहुत ज़्यादा पानी पीने लग गई, ठीक है। और पेड़ों का भी पानी ले लिया, बाकी पेड़ जो थे वो आसपास जो थे ना, उनको पानी नहीं मिला, तो वो मरने लगे। और ये जो था इतनी तेज़ी से रिप्रोड्यूस कर रहा था, इतनी तेज़ी से अपने सीड्स फैला रहा था कि जो बाकी वहाँ पे और पेड़ पौधे प्लांट्स वगैरह थे वो वहाँ से विलुप्त होने लग गए, ठीक है, वो गायब होने लग गए। तो इसलिए आप देखोगे ऐसी स्पीशीज जैसे लैंटेना कैमरा हो गया, अभी जो वाटर हाइसिंथ मैंने आपको बताया, इनको हम बोलते हैं एक्सोटिक स्पीशीज। डोंट वरी, इसके बारे में हम आगे कभी पढ़ेंगे। लेकिन ये दोनों एग्जाम्पल इसलिए बताने जरूरी थे क्योंकि एग्जाम में इन दोनों का कई बार क्वेश्चन डायरेक्टली लैंटेना कैमरा या वाटर हाइसिंथ के नाम पे नहीं पूछा जाता, इनके साइंटिफिक नेम पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। समझ में आ गया? तो इसलिए हमें ये जानना जरूरी था, ओके। अब क्या करेंगे हम? अब हम पहले आज का सेशन देखेंगे और उसके बाद जो बीच बीच में आपके क्वेश्चंस बनते हैं वो आप मुझे आंसर करेंगे, ठीक है। तो आइए आज हम शुरू करते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स यानी पारिस्थितिकी पिरामिड से। अब सबसे पहले ये होता क्या है? देखो, लास्ट क्लास में मैंने आपको दो चीजें बताई थी। एक बताई थी मैंने आपको फूड चेन, और एक मैंने आपको बताई थी फूड वेब, है ना। एक था आपका खाद्य जाल जो फूड वेब होता है, और एक मैंने आपको बताया था खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन, ठीक है। और मैंने आपको एक और छोटा सा टॉपिक बताया था, वो था ट्रॉफिक लेवल, करेक्ट है। और मैंने बोला था आप एक ट्रॉफिक लेवल, मतलब ऐसे घास फूस हो गया, फिर आपका डियर वगैरह हो गए, फिर आपके लायंस वगैरह हो गए, तो जैसे ही घास फूस एक ट्रॉफिक लेवल हो जाएगा, डियर वगैरह दूसरा ट्रॉफिक लेवल हो जाएगा, फिर आपका लायंस वगैरह तीसरे ट्रॉफिक लेवल हो जाएंगे। तो ऐसे जब आप एक को दूसरा, दूसरे को तीसरा, ऐसे जब खा रहा है, तो ये तो ट्रॉफिक लेवल्स हैं। जब इसके बीच में मैंने एरो लगा दिया तो ये फूड चेन बन गया, और जब मैंने बहुत सारे एरोज बना दिए तो ये फूड वेब बन गया। समझ में आ गया?
अब इसी से बनता है आपका पारिस्थितिकी पिरामिड। अब वो कैसे बनता है, यहाँ पे तो आपने एरो लगा के ट्रॉफिक लेवल बताए थे, अब यहाँ पे एरो मत बनाओ, यहाँ पे बेसिकली आप है ना ऐसे ट्राइंगल बनाओ, ठीक है, और उस ट्राइंगल से आप दर्शाने की कोशिश करो कि भैया कौन सा ट्रॉफिक लेवल है। जैसे इसमें क्या हो जाएगा, सबसे जो नीचे वाला होता है ना, ठीक है, वो होता है आपका फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, ये जो दूसरा नंबर का होगा ये सेकंड ट्रॉफिक लेवल, ये तीसरे नंबर का थर्ड ट्रॉफिक लेवल, चौथे नंबर का फोर्थ ट्रॉफिक लेवल, ऐसे करके। तो पहले में सपोज आपकी ग्रास घास पत्ती वगैरह आ गई, ठीक है, फिर यहाँ पे सपोज करो आपका ग्रास हॉपर या स्मॉल इंसेक्ट्स वगैरह आ गए, फिर यहाँ पे सपोज आपकी लिजर्ड आ गई, है ना, छिपकली, तो उसके बाद आपका आ गया स्नेक, ठीक है, दिख रहा है आपको। तो पहले ये हो गया आपका पहला ट्रॉफिक लेवल, ठीक है, मतलब इस पे आपकी घास घूस और ये सब आएगा। सेकंड पे आ गया आपका ग्रास हॉपर, थर्ड पे आ गया आपका लिजर्ड और फोर्थ पे आ गया स्नेक, ठीक है। तो जब आप ऐसे पिरामिड बना के, पिरामिड मतलब यही होता है ना, अच्छा, ट्राइंगल और पिरामिड में क्या, ट्राइंगल और पिरामिड में क्या फर्क होता है, ट्राइंगल और पिरामिड में फर्क होता है 2D और 3D का। आजकल मूवीज आ रही है ना 2D और 3D, 3D और 2D मूवी में क्या फर्क होता है, 3D मूवी में चीजें ऐसा लगता है कि एकदम रियलिटी हमारे मुंह पे, जैसे अगर कुछ कोई मार रहा है तो हमें लगता है हमारे मुंह पे आ रहा है, ठीक है, कोई गाड़ी चला रहा है फास्ट तो हमें लगता है कि हम उसमें बैठे हैं ना, तो ऐसा लगता है आपको 3D में। 2D में क्या होता है, फ्लैट बस मूवी एक चल रही है स्क्रीन पे, तो जैसे आप ये स्क्रीन देख रहे हो तो इसमें आपको दो चीजें दिख रही है बस, एक आपको दिख रही है कि भाई स्क्रीन की लेंथ कितनी है और एक स्क्रीन की विड्थ कितनी है, करेक्ट है, तो ये 2D है, ठीक है। 3D क्या हो जाएगा, जैसे आप है ना एक पेपर पे स्क्वायर बनाओ तो वो 2D है, लेकिन उसकी जगह वो आता है ना रूबिक क्यूब, वो लेके आ जाओ तो वो क्यूब है ना, क्यों, क्योंकि उसके अंदर 3 डायमेंशन है, उसमें लेंथ भी है, विड्थ भी है और हाइट भी है उसकी, करेक्ट है ना, ये वाला पोर्शन भी है, समझ में आ रहा है आपको। तो ये होता है 3D। तो पिरामिड और ट्राइंगल में वही फर्क है, ट्राइंगल मतलब जो आप, जैसे आपने कागज पे एक ट्राइंगल बना दिया, लेकिन इस ट्राइंगल के पीछे सपोज करो आपने ऐसा कुछ बना दिया, दिख रहा है, जैसे वो अपने नहीं होते थे पिरामिड ऑफ गीजा जो इजिप्ट में है, तो वो क्या होते हैं, 3-4 साइड से ट्राइंगल होता है ना, एक आगे की तरफ होता है, एक ऐसे दिखता है और एक ऐसे दिखता है ना, तो ऐसे जो आपका वो बनता है उसको हम बोलते हैं पिरामिड, ठीक है। तो पिरामिड क्या हो जाएगा आपका, ऐसे 3D रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इकोलॉजिकल पिरामिड या पारिस्थितिकी पिरामिड क्या हो जाएगा, एक तरीके से एक डायग्रामेटिक तरीके से जब आप ट्रॉफिक लेवल्स को, ठीक है, रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड। ये ऐसा नहीं कि रैंडमली आप यहाँ पे घास लिख दोगे, फिर यहाँ पे लिजर्ड लिख दोगे, ऊपर ग्रास हॉपर लिख दोगे, ऐसा नहीं होगा। जैसे अपने फूड चेन में जाता है ना कि भाई कौन किसको खा रहा है, उसी ऑर्डर में लिखोगे, बस यहाँ पे आप एक डायग्राम बना के उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करोगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पारिस्थितिकी पिरामिड। अब पारिस्थितिकी पिरामिड कितने टाइप के होते हैं, देखो ये जो पिरामिड होते हैं ना, अब मुझे बताओ, मैंने यहाँ पे सपोज, सॉरी मैंने ये मिटा दिया, ये था अपना ग्रास हॉपर, है ना, ये थी अपनी लिजर्ड और ये था अपना स्नेक, करेक्ट। तो अब मुझे बताओ कि मैं क्या क्या बता सकती हूँ कि भाई यहाँ कितनी घास फूस है, कितने ग्रास हॉपर है, कितनी लिजर्ड है और कितने स्नेक है। मैं सपोज बोल रही हूँ कि यहाँ पे जैसे मैंने घास फूस उगाई तो 100 किलो घास है, ठीक है, मैं ग्रास हॉपर सपोज करो कि या 1000 किलो घास है, 100 ग्रास हॉपर है, लिजर्ड सपोज 50 है और स्नेक सपोज 10 है, ऐसे कुछ भी मैं नंबर लिख दिया, लेकिन यहाँ पे ये बता रही हूँ कि कितना नंबर है किसी चीज का, ठीक है। तो ये वाला पिरामिड कौन सा हो जाएगा, पिरामिड ऑफ नंबर, ठीक है, आंकड़ों का पिरामिड। आंकड़ों का पिरामिड मतलब जहां पे आप क्वांटिटी बता रहे हो किसी चीज की, मतलब एक ट्रॉफिक लेवल पे कितनी क्वांटिटी है, कितना नंबर है किसी चीज का, ठीक है। तो ये हो जाएगा पिरामिड ऑफ नंबर्स। फिर सेकंड आता है आपका पिरामिड ऑफ बायोमास। बायोमास का मतलब क्या होता है कि आपका जो मास होता है, ठीक है, आपका जो वेट है, तो अब जनरली हम लोग वेट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, केजी पर मीटर स्क्वायर टाइप में, ठीक है, तो वो कितना है उसको हम लोग बोलते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो कि देख रहे हो भैया नेट वेट कितना है, जैसे यहाँ पे मैं अगर घास फूस बोलती, सपोज करो मैं यहाँ पे बोलूँ कि 10,000 घास है, लेकिन यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि 100,000 किलो वेट है घास का, फिर मैं बोल रही हूँ कि जो ग्रास हॉपर है उसका 10 किलो वेट है, लिजर्ड का आप देखोगे 1 किलो वेट है और स्नेक का अगर मैं बोल रही हूँ 5 किलो वेट है, ऐसे कुछ भी मैं बोल रही हूँ, ठीक है, अभी रैंडमली मैं बता रही हूँ आपको। तो जब आप वेट के हिसाब से पिरामिड को अरेंज करते हो तो उसको हम बोलते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास। और एक और होता है जिसको हम बोलते हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी, या फिर उसको बोलते हैं पिरामिड ऑफ प्रोडक्टिविटी। और प्रोडक्टिविटी कितने तरह की होती है, ठीक है, नेट हो गया, ग्रॉस हो गया, प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन एक और पिरामिड जो तीसरे टाइप का पिरामिड होता है वो होता है पिरामिड ऑफ एनर्जी, जहाँ पे आप ये बताते हो कि एक एक ट्रॉफिक लेवल पे कितनी एनर्जी है। और मैंने आपको एक चीज बताई थी पिछली क्लास में, वो था लिंडमैन का 10% रूल, याद है।
लिंडमैन का 10% रूल। मैंने आपको क्या बोला था कि देखो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कहाँ से आ रहा है, मोस्टली हमारे अर्थ में सन से, है ना। और सन सबसे ज्यादा आप देखोगे एनर्जी होती है। आप ये बात अपने दिमाग में फिट कर लो कि सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास है, सन के पास। भाई वो दिए जा रहा है फिर भी खत्म नहीं हो रही है ना। तो सन के पास सपोज करो जितनी भी है, यहाँ पे 1 मिलियन चाहो 1 मिलियन लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जितनी भी एनर्जी है सन के पास, ठीक है। तो उसके बाद ये जो ग्रासेस होते हैं, अपने ग्रीन प्लांट्स वगैरह होते हैं, वो उस एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं फूड में, ठीक है। तो ये हो गए आपके ऑटोट्रॉफ्स। फिर यहाँ से आएंगे आपके हर्बीवोर्स और उसके बाद आएंगे आपके कार्निवोर्स। ये तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सबको पता होगा। अब मैंने आपको क्या बोला था कि जैसे जैसे आप फूड चेन में ऊपर की तरफ जाते हो वैसे वैसे आपकी एनर्जी जो होती है वो कम होती चली जाती है, क्योंकि सन के पास सबसे ज्यादा है, फिर उसके बाद प्लांट्स, फिर उसके बाद हर्बीवोर्स, फिर उसके बाद कार्निवोर्स, ठीक है। तो जब आप हर ट्रॉफिक लेवल पे, जैसे ये एक ट्रॉफिक लेवल है, ये दूसरा ट्रॉफिक लेवल है, ये तीसरा ट्रॉफिक लेवल है, तो हर ट्रॉफिक लेवल पे जब आप एनर्जी देखते हो कि कितनी एनर्जी है और उसको जब अरेंज करते हो तो उसको हम लोग कौन सा पिरामिड बोलेंगे, एनर्जी का पिरामिड, ठीक है। ये तीनों पिरामिड, चाहे एनर्जी का हो, चाहे बायोमास का हो, चाहे आंकड़ों यानी नंबर का हो, तीनों भी क्या कहलाते हैं, आपके इकोलॉजिकल पिरामिड यानी पारिस्थितिकी पिरामिड, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक एक पिरामिड को डिटेल में समझेंगे। ये भी समझेंगे कि क्या वो ऐसा ही दिखता है या ऐसा भी दिख सकता है या कोई और शेप भी ले सकता है। ले सकता है तो क्यों ले सकता है, नहीं ले सकता तो क्यों ले सकता, ये सारे आपको सवालों के जवाब पता होने चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे पिरामिड ऑफ नंबर्स यानी आंकड़ों का पिरामिड। अब इसमें क्या होता है, मैंने आपको बताया ना, देखो इसमें बेसिकली आप है ना काउंट कर रहे हो, आप ये बता रहे हो कि भैया इस ट्रॉफिक लेवल पे कितना नंबर है, कितना सपोज पेड़ है, ठीक है। मैंने बोला कि 10,000 पेड़ है, ठीक है। फिर आप बोल रहे हो कि इस ग्रास हॉपर्स जो हैं वो कितने हैं, ठीक है। तो मैंने बोला सपोज करो 1000 ग्रास हॉपर है। फिर आपने बोला लिजर्ड कितनी है, 100। मैंने जैसे रैंडमली नंबर बता रही हूँ मैं, और सपोज यहाँ पे लिजर्ड के ऊपर स्नेक जो है वो है सपोज 20, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप काउंट करके बता रहे हो कि कितने नंबर या कितनी क्वांटिटी है किसी पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल पे। लेकिन वही चीज है, मुझे बताओ कि क्या आप सच में काउंट कर सकते हो, छिपकलियां काउंट कर सकते हो, आप कितनी छिपकलियां घूम रही है इधर उधर, मतलब घरों में नहीं बोल रही मैं घरों में तो काउंट कर ही सकते हो, लेकिन जैसे अगर आप जंगल में जाओगे तो सच में छिपकली काउंट कर पाओगे, फिर एक दो छिपकली को देख के बता पाओगे कि मैंने इसको काउंट करा था और इसको नहीं। तो यही लिमिटेशन है, ठीक है। आप सच में चीजों को काउंट नहीं कर सकते इतना ज्यादा, तो ये कहीं ना कहीं आप देखोगे इतना यूजफुल नहीं है। लेकिन अगर एक छोटा सा स्पेस है, छोटा सा एरिया है, ठीक है, तो वहां पे आप देखोगे पिरामिड ऑफ नंबर्स हेल्पफुल हो सकता है, ठीक है। अब पिरामिड ऑफ नंबर जो होता है ना, वो दो तरीके का होता है। एक तो होता है ये वाला, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं अपराइट। अपराइट शेप मतलब क्या होता है, पिरामिड जैसा दिखता है वैसी है, ठीक है, शेप। और दूसरा होता है इन्वर्टेड पिरामिड, ठीक है, वो दिखता है उल्टा। भाई पिरामिड तो ऐसा होना चाहिए ना, गीजा का जो पिरामिड है इजिप्ट वाला, वो ऐसा दिखता है ना, तो जैसा वो अपने नेचर में दिखता है वैसा अपराइट हो जाएगा, मतलब वैसा सीधा कहलाएगा। और अगर उसका उल्टा कुछ होगा तो वो इन्वर्टेड कहलाएगा, ठीक है। तो पिरामिड ऑफ नंबर्स जो है वो अपराइट भी होता है और वो इन्वर्टेड भी होता है, ठीक है। इन दोनों के हम एग्जाम्पल समझेंगे। पहले आप समझो कि अपराइट पिरामिड कैसा होगा, ऐसा वाला जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि भैया घास फूस जो होगी या नंबर ऑफ पेड़ ज्यादा होंगे, ग्रास हॉपर्स हमेशा थोड़े से कम होंगे, फिर उसके बाद आप देखोगे लिजर्ड उससे भी कम होगी, स्नेक उससे भी कम होंगे और पीकॉक्स उससे भी कम होगी, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे बस आप ये देख रहे हो कि कितना नंबर है कौन से ट्रॉफिक लेवल पे। वैसे ही अगर आप क्या कहते हैं इसमें चले जाओगे, समुद्र में चले जाओगे, तो आपका जो एल्गी होता है, फाइटोप्लैंक्टॉन्स होता है, वो तो बहुत ज्यादा होंगे नंबर में। फिर आपके जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं जू प्लैंक्टॉन्स, वो उससे कम होंगे नंबर में। फिर फिशेस उससे भी कम होंगी, और ब्लू वेल्स और शार्क्स तो कितनी होती है, वो उससे भी कम होंगी, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जा रहे हो तो नीचे वाला हिस्सा बड़ा है, फिर उससे छोटा हो जाएगा, फिर उससे छोटा हो जाएगा, फिर उससे छोटा हो जाएगा। इसीलिए आप देखोगे ये आपका जो पिरामिड ऑफ नंबर्स जो अपराइट है वो ऐसा दिख रहा है, जहाँ पे बेस बड़ा है और आपका टॉप छोटा है। मतलब बेस में जो ऑटोट्रॉफ्स हैं, ठीक है, आपके जो आपके प्रोड्यूसर्स हैं वो बड़ा है, और आपका जो कंज्यूमर वाला जो टॉप कार्निवोर वाला जो आप देखोगे कॉर्नर है वो काफी छोटा है, ठीक है। तो ये वाला चीज हो जाएगा आपका पिरामिड ऑफ नंबर्स अपराइट, ठीक है। अब इसका उल्टा में क्या हो जाएगा, उल्टा मतलब आपने ऐसा बना दिया। इसका मतलब क्या है कि जो आपके प्रोड्यूसर्स है ना वो तो कम है, लेकिन आपके जो कार्निवोर्स ऊपर वाले, जो ऊपर वाली स्पीशीज है ना आपके फूड चेन में, जैसे आप ऊपर जा रहे हो, जो हायर ट्रॉफिक लेवल पे जा रहे हो, वो आप देखोगे उनका नंबर बढ़ा हुआ है। अब मुझे बताओ, आप खुद सोचो, मैं आपको एक थोड़ा सा टाइम देती हूँ, आप इसको वीडियो को पॉज करो और खुद सोच के मुझे बताओ कि कहाँ लगता है कि आपको ऐसा हो सकता है। देखो मैंने आपको जो कॉमन एग्जांपल्स थे वो तो मैंने बोल दिया कि वो अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर्स है, ठीक है, वो आंकड़ों में आप देखोगे अपराइट है। तो इन्वर्टेड का या और कोई शेप का आपको क्या एग्जाम्पल दिख रहा है कि क्या हो सकता है, सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखो मैं आपको हिंट दे सकती हूँ, आप एक पेड़ को इमेजिन करो और फिर देखो आपके आसपास आपको कुछ समझ में आ रहा है कि भाई पेड़ से रिलेटेड कोई इन्वर्टेड पिरामिड कैसे बना सकता है नंबर्स का। बिल्कुल भाई, एक ही पेड़ है,
एक पेड़ पे सपोज करो 6-7 चिड़िया बैठी हैं, तो ट्रॉफिक लेवल अगर मैं बनाऊं तो पेड़ तो मेरा एक ही है, ठीक है, यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया। फिर मेरी चिड़िया कितनी है, चिड़िया, ये मेरा फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल हो गया, ये मेरा सेकंड ट्रॉफिक। इसमें चिड़िया कितनी है मेरी, सपोज 7 चिड़िया हैं, ठीक है। अब आप सोचो कि चिड़िया के ऊपर, जैसे ह्यूमंस में क्या होता है कि लाइस पड़ जाती है ना बालों में, जिसको हम जुए बोलते हैं, ठीक है। तो आदमी एक है लेकिन लाइस बहुत सारी होती है। वैसे जो चिड़िया वगैरह होती है इनके ऊपर भी आप देखोगे कोई पैरासाइट्स वगैरह बैठी होंगी, तो एक चिड़िया पे आप देखोगे कम से कम 100 पैरासाइट होंगी, है ना। तो 7 चिड़ियाओं पे कितनी हो जाएगी, 700। तो अब आप देखोगे ये थर्ड ट्रॉफिक लेवल है और इस पे 700 पैरासाइट है। तो यहाँ पे हो गया ट्री, यहाँ पे हो गया बर्ड और यहाँ पे हो गया पैरासाइट। तो बन गया ना उल्टा पिरामिड, ठीक है। तो ये कौन सा पिरामिड हो जाएगा, आपका आंकड़ों का ही पिरामिड हो जाएगा, लेकिन ये इन्वर्टेड हो जाएगा, ठीक है। फिर पैरासाइट्स के ऊपर भी आप देखोगे कुछ पैरासाइट्स होती है जो पैरासाइट्स के ऊपर रहती हैं, उनको हम हाइपर पैरासाइट बोलते हैं। मतलब ये आदमी के ऊपर जुआ और जुआ के ऊपर भी उसका जुआ, ठीक है, ऐसे समझो इसको। बहुत ही मुझे लग रहा है कि अजीब सा साउंड कर रहा है, लेकिन ऐसी ही चीजों को याद कर पाओगे तो उसको हम लोग हाइपर पैरासाइट बोलते हैं। तो ये हो गया ना, इसको आप इन्वर्टेड स्ट्रक्चर बोलते हो, ठीक है। तो ऐसे आप देखोगे आपका पिरामिड ऑफ नंबर यानी आंकड़ों का पिरामिड इन्वर्टेड या फिर उल्टा नजर आता है, ठीक है। तो ये तो था आपका पहले टाइप का पिरामिड जो होता है पिरामिड ऑफ नंबर्स। अब हम चलते हैं अपने सेकेंड टाइप ऑफ पारिस्थितिकी पिरामिड की तरफ, जो है आपका पिरामिड ऑफ बायोमास। बायोमास मतलब मास से इसका वेट से लेना देना है, ठीक है। अब याद रखना, जैसे हम बात करते हैं ह्यूमन बॉडी की, तो ह्यूमन बॉडी में भी हम बोलते हैं कि 70% जो है, 70% जो है हमारी बॉडी का वो मोस्टली फ्लूइड है, ठीक है। हम बोलते हैं ना कि हाँ भाई हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा फ्लूइड है, करेक्ट है। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, ये मतलब तो हमारा ड्राई वेट मतलब पानी को हटा दो तो एक्चुअली में हमारा मास कितना है, हम वो यहाँ पे काउंट करने वो यहाँ पे मेजर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उसी को हम बोलते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हर ट्रॉफिक लेवल पे हम उसका वेट निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ड्राई वेट निकालने की कोशिश करेंगे, पानी के साथ नहीं, पानी को हटा के जो वेट बनता है वो। तो अब वेट जो होगा उसको अकेले लेने से तो कोई फायदा है नहीं, हमें देखेंगे कि पर यूनिट एरिया उसका कितना वेट है, तो ग्राम पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से आप उसको कैलकुलेट करते हो, ठीक है। ये उसका यूनिट होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो उसके हिसाब से जब आप है ना वही ट्रॉफिक लेवल्स को अरेंज करना शुरू करते हो, उसको हम लोग बोलते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास, ठीक है। जैसे अपना नंबर का पिरामिड जो होता है वो सीधा भी हो सकता है और उल्टा भी हो सकता है, अपराइट भी हो सकता है और इन्वर्टेड भी हो सकता है। वैसे ही आपका पिरामिड ऑफ बायोमास जो है वो भी अपराइट भी हो सकता है और उल्टा भी हो सकता है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे हमने ये वाला एग्जाम्पल पढ़ा था, इसमें घास फूस है ना। फिर आप देखोगे कि आपके ग्रासेस है, आपका चूहा है, स्नेक है, लिजर्ड है, जो भी है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मुझे बताओ कि बायोमास का अगर मैं पिरामिड बनाऊं, जैसे वो तो मैंने नंबर का बनाया था, वही सेम पिरामिड अगर मैं बायोमास का बनाऊं तो वो अपराइट होगा या इन्वर्टेड होगा, बताओ। ऑब्वियसली अपराइट ही होगा भाई। आप सोचो कि घास फूस अगर मैं मतलब पूरी अर्थ का ले लूं तो ऑब्वियसली उसका वेट जो होगा पेड़ वगैरह का वो ज्यादा होगा। फिर अगर मैं ग्रास हॉपर्स का वेट लूंगी तो उससे कम होगा। फिर अगर मैं लिजर्ड का वेट लूंगी तो उससे कम होगा, क्योंकि उनका नंबर कम होता जा रहा है तो उनका वेट भी कम होता जाएगा, है ना। फिर उसके ऊपर अगर आप देखोगे पीकॉक तो बहुत ही कम क्वांटिटी में, तो उसका वेट भी काफी कम होगा, क्योंकि मैं टोटल बता रही हूँ आपको वेट कितना होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ऐसा पिरामिड ऑफ बायोमास बनाया तो वो कैसा बन गया आपका अपराइट। ये देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, जैसे घास फूस है इसका 1000 किलो वेट है, फिर आपका रैबिट, डियर, इन सब का 100 किलो वेट है, फिर आपके डॉग्स वगैरह आ गए उनका 10 किलो है, लायन का 1 किलो है, ठीक है। आप एक लायन को मत देखो, ये आप ऐसे समझो कि एक लायन का तो वेट हमेशा कुत्ते से ज्यादा होगा, वैसे मत देखो। आप इसको देखो टोटल नंबर ऑफ लायंस कितने, सपोज 50 है ना। अगर एक लायन का वेट आप 50 किलो भी मानोगे तो भी सिर्फ 2500 किलो मिल रहा है यहाँ पे। एक कुत्ते का वेट अगर आप सपोज करो 10 किलो भी मान रहे हो, ठीक है, लेकिन कुत्ते कितने हैं भाई, 1000 से कम नहीं होंगे ना, समझ रहे हो आप। तो ये 10,000 हो गया ना वैसे, ठीक है, 10,000 किलो हो गया। तो ये ऊपर वाला कितना हो गया 2500 किलो, ये कितना हो गया आपका 10,000 किलो, समझ में आ रहा है। वैसे अगर आप रैबिट, डियर्स, इन सब का वेट देखोगे टोटल मिला के तो हो सकता है अगर मैं इंडिविजुअल भी लूं तो 5 किलो ही हो या 8 किलो ही हो, लेकिन इनकी क्वांटिटी कितनी है 10,000 से ऊपर है, तो ये 80,000 किलो हो गया, ठीक है। और घास फूस का वेट अगर मैं इंडिविजुअल देखूं तो हो सकता है 1 ही ग्राम हो, लेकिन ये है कितनी क्वांटिटी में, 1 लाख, 1 मिलियन, ठीक है, ऐसे 10 मिलियन टाइप। तो इसलिए आप देखोगे इनका वेट जो है वो 1 लाख किलो से ऊपर हो गया। तो देख रहे हो आप, यहाँ पे सबसे बड़ा फिगर है, फिर उससे छोटा है, फिर उससे छोटा है और फिर उससे छोटा है, ठीक है। ऐसे करके आपका क्या बनता है, एक अपराइट पिरामिड ऑफ बायोमास। तो जो आप टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में देखते हो ना नॉर्मल तरीके से, वो आपका क्या होता है, आपका अपवर्ड पिरामिड, किसका, पिरामिड ऑफ बायोमास का, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको टाइम दिया था सोचने के लिए पिरामिड ऑफ नंबर्स में कि इन्वर्टेड कहाँ बनेगा, यहाँ पे मुझे बताओ इन्वर्टेड कहाँ बनेगा,
सोचो, फॉरेस्ट या ट्री मत बोल देना, वो नहीं है इसका आंसर। सोचो सोचो कहाँ पे होगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये पीसीएस एग्जामिनेशंस में बहुत कॉमनली पूछा जाता है। ठीक है, आप ही खुद सोचो। देखो, हमें बेसिकली कोई ऐसी चीज चाहिए जिसका वेट जो है बहुत कम हो, या फिर वो जब बन रही है उतनी तेजी से वो कंज्यूम हो रही हो। क्यों? क्योंकि फिर क्या होगा कि अगर मैं एक पॉइंट ऑफ टाइम पे देखूंगी तो अगर कोई चीज बनी और उतनी तेजी से वो कंज्यूम हो गई, तो मतलब अगर मैं उसको एक मतलब टाइम को अगर मैं ऐसे स्टॉप कर दूं यहाँ, ठीक है, कोई चीज बनी और खत्म हो गई, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे तो वो थी नहीं ना, तो मतलब इसका तो कुछ वेट होगा ही नहीं। समझ में आ रहा है? तो ऐसा कब होगा? ऐसा होता है आपके जो अपने वाटर वाले एक्वेटिक इकोसिस्टम होते हैं ना, वो वाले। भाई हमने पढ़ा था फाइटोप्लैंक्टॉन्स होते हैं, फिर आपके जू प्लैंक्टॉन्स होते हैं, फिर आपकी फिशेस होती है, और फिर आपकी शार्क होती है। करेक्ट है? समझ में आ रहा है आपको? आप पूरा समुद्र ले लो, जितने भी समुद्र एग्जिस्ट करते हैं। पता है आपको, फाइटोप्लैंक्टॉन्स यानी एल्गी का तो कुछ वजन होता ही नहीं है। करेक्ट है ना? अब आप सारी एल्गी एक साथ भी ले लो तो भी उनका कुछ वजन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो जितनी तेजी से बन रही है उतनी तेजी से जू प्लैंक्टॉन्स उनको खा जाते हैं, और खुद का कोई वजन उनका है नहीं। तो फाइटोप्लैंक्टॉन्स इतना सा ही वजन लेके बैठे हैं। ठीक है, जू प्लैंक्टॉन्स यानी जो अपने समुद्र में तैरने वाले कीड़े मकोड़े होते हैं, तो ऑब्वियसली उनका कुछ तो वेट होगा। अगर मैं फाइटोप्लैंक्टॉन्स का वेट जो है 1 किलो मान रही हूँ, तो जू प्लैंक्टॉन्स का वेट सपोज करो 20 किलो है। ठीक है, अब मछलियां अगर मैं ले लूं, ठीक है, छोटी छोटी वाली जो मछलियां होती हैं, ऑब्वियसली उनका वेट जू प्लैंक्टॉन छोटे छोटे कीड़ों से तो बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, अगर उनकी क्वांटिटी कम भी हुई तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनका वेट फिर भी इससे ज्यादा होगा। तो सपोज इसका वेट है 100 किलो, और फिर आ जाओ बड़ी मछलियां, शार्क्स, ब्लू व्हेल्स, इन सब पे, तो ऑब्वियसली उनका वजन जो है वो 1000 किलो क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, तो ऐसा अभी देख रहे हो उल्टा बन गया ना पिरामिड आपका, दिख रहा है आपको? उल्टा बन गया ना, अपने नीचे की साइड पे कम है, ऊपर की साइड पे ज्यादा है। ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकंड ट्रॉफिक लेवल, थर्ड ट्रॉफिक लेवल, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। तो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल का वेट कम है, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल का वेट ज्यादा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका पिरामिड ऑफ बायोमास, लेकिन कौन सा वाला? इन्वर्टेड। ठीक है, तो अब आपको जैसे हमने पिरामिड ऑफ नंबर्स में पढ़ा था, पिरामिड ऑफ नंबर्स में आप ये एक्वेटिक इकोसिस्टम वाला देखोगे तो पिरामिड ऑफ नंबर्स तो अभी भी ऐसा ही जाएगा कि भाई फाइटोप्लैंक्टॉन्स का नंबर ज्यादा है, जू प्लैंक्टॉन्स का उनसे कम है, फिशेस का उससे कम है, शार्क का उससे कम है, लेकिन बायोमास में वही सेम पिरामिड जो है वो उल्टा हो गया। ठीक है, इसीलिए हमें इकोलॉजिकल पिरामिड्स पता होने चाहिए। ये देखो, इन्वर्टेड पिरामिड्स कहाँ पे मिलता है आपको? एक्वेटिक इकोसिस्टम में। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका पिरामिड ऑफ बायोमास, और फिर हम चलते हैं अपने लास्ट पिरामिड की तरफ, जो है आपका पिरामिड ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब ये कौन सा पिरामिड है? बेसिकली आपको याद है कि एक चीज होती थी जिसको हम बोलते थे थर्मोडाइनमिक्स, और थर्मोडाइनमिक्स के ना 3 लॉज हुआ करते थे। जैसे फर्स्ट लॉ क्या होता था कि एनर्जी को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, सिर्फ उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकते हो। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। बहुत पहले हमने पढ़ा ये सब चीजें। ठीक है, तो इसको हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स बोलते थे। करेक्ट है, यही लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स जो है वो एनर्जी, जो पिरामिड ऑफ एनर्जी हम बनाते हैं उसमें काम आता है। उसमें बस आप ये बोल रहे हो कि सपोज करो हमारे पास सन था, ये हमारे पास प्लांट्स थे, फिर हमारे पास डियर था, ठीक है, और फिर हमारे पास आप देखोगे कि लायन था, है ना। तो यहाँ पे कौन सी एनर्जी थी? सोलर एनर्जी। ठीक है, सन से आने वाली एनर्जी। इसको बेसिकली ये प्लांट्स ने किस में कन्वर्ट किया? फूड एनर्जी में। ठीक है, फिर ये फूड किसने खाया? हर्बीवोर्स ने। यहाँ पे उन्होंने क्या करा? रेस्पिरेशन किया, थोड़ी एनर्जी जो थी वो हीट के फॉर्म में रिलीज कर दी, और जो कुछ खाना और जो खुद की बॉडी में जो आप देखोगे फैट के फॉर्म में जो फूड सेव हुआ है वो आगे जाके कौन खा लेगा? लायन वगैरह, तो कार्निवोर्स खा लेंगे उसको। ठीक है, तो आप ये देख रहे हो एनर्जी का स्वरूप बदल रहा है। मैंने अगर आपको ये बताया कि सिर्फ 10% एनर्जी आगे जा रही है, 90% लॉस्ट हो रही है, तो वो किस फॉर्म में लॉस्ट हो रही है? वो हीट एनर्जी के फॉर्म में लॉस हो रही है। मतलब सोलर एनर्जी जो है वो सपोज करो 10% फूड एनर्जी में बदली और 90% हीट एनर्जी में बदली, लेकिन एक से दूसरे फॉर्म में बदली। ऐसा नहीं कि एनर्जी गायब हो गई, एनर्जी कम हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि एनर्जी कहीं छूमंतर हो गई, कहीं गायब हो गई, शक्ल का बूम बूम नहीं चल रहा है यहाँ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है कि आपकी एनर्जी का फॉर्म बदल रहा है। ठीक है, एक से दूसरे टाइप की एनर्जी में जा रही है वो। ठीक है, तो ऐसे बनता है आपका पिरामिड ऑफ एनर्जी। समझ में आया? तो पिरामिड ऑफ एनर्जी कैसे बनेगा? जब आप ट्रॉफिक लेवल्स को एनर्जी के हिसाब से दर्शाओगे। लेकिन मैंने तो आपको पहले ही बता दिया कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो ट्रॉफिक लेवल्स में, एक से दूसरे से तीसरे से चौथे, आपकी एनर्जी कम होती जा रही है। ठीक है, अगर पहले वाले में 1000 है तो दूसरे वाले में क्या होगा? सिर्फ 10% ही ट्रांसफर हो रही है, तो दूसरे वाले में 100 होगी, तीसरे वाले में फिर 10 ही रह जाएगी, उसके बाद 1 रह जाएगी। तो यहाँ पे ये जो नंबर होगा, ये अगर आप ये देखोगे इसको, तो नीचे वाला हमेशा बड़ा होगा, फिर उससे थोड़ा सा कम होगा, फिर उससे थोड़ा सा कम, और उससे थोड़ा सा कम। इसका मतलब पिरामिड ऑफ एनर्जी जो है वो हमेशा अपराइट रहेगा। तो ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है कि कौन सा पिरामिड है जो कभी भी इन्वर्टेड नहीं होता। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? पिरामिड ऑफ एनर्जी। समझ में आ रहा है?
क्या आंसर हो जाएगा इसका? पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट रहता है, जहां पे जो बॉटम होता है, जो बेस होता है, वो हमेशा ज्यादा होता है और टॉप लेवल हमेशा छोटा होता है। ठीक है, समझ में आया? अब पिरामिड ऑफ एनर्जी का सिग्निफिकेंस पता है क्यों है? क्योंकि हम आगे जाके दो टर्म्स पढ़ेंगे, एक होगा बायो मैग्निफिकेशन और एक होगा बायो अक्यूमुलेशन। ठीक है, और वहां पे आप देखोगे आप पिरामिड ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट यूज करोगे। आज ही पढ़ेंगे इसको, लेकिन पहले हम एक बार पिरामिड ऑफ एनर्जी समझ लेते हैं। और ये पिरामिड ऑफ एनर्जी कहां से आ रहा है आपका? ये 10% रूल आपको पता होना चाहिए, जिसको हम लोग लिंडमैन का ट्रॉफिक एफिशिएंसी रूल भी बोलते हैं, जिसका मैंने आपको सार तो समझा दिया, लेकिन है ना, मैं अब आपको एक फूड चेन के माध्यम से ही समझाना चाहती हूँ कि 10%, वो तो मैंने बता दिया आपको कि 10% रूल के हिसाब से आपकी फूड चेन में कितने ट्रॉफिक लेवल्स हो सकते थे? मैक्सिमम 7 या 8, क्योंकि उसके बाद आपकी एनर्जी बचती ही नहीं है कि वो आगे फूड चेन सर्वाइव कर पाए। ठीक है, दूसरी चीज देखो, एक है ना, ये आप ज्योग्राफी पोर्शन में पढ़ते हो कि भैया सपोज करो ये आपकी सोलर एनर्जी है ना, तो इसमें हर तरीके की आपने बचपन में पढ़ा होगा आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, है ना, जिसमें एक तो होता था ये विजिबल लाइट, है ना, विजिबल लाइट यानी विबग्योर वाली, है ना। फिर अच्छा उल्टा लिख दिया मैंने, इसको ऐसे लिखती हूँ। ठीक है, तो ये आपका वेवलेंथ ज्यादा है और ये आपकी वेवलेंथ कम है, तो यहाँ पे फिर आपका इंफ्रारेड आएगा, फिर आपका माइक्रोवेव वगैरह और रेडियो वेव आ जाएगा। ठीक है, इस साइड अगर हम जाएंगे तो आपका अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे, ये सब आता है। ठीक है, पॉइंट ये है कि ये आपका पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता था, जिसमें इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक आपकी जो वेव्स होती थी उसका एक स्पेक्ट्रम बनता था। ठीक है, अब ये जो खाना बनाती है हमारे प्लांट्स वगैरह, वो ये विजिबल लाइट यूज करके बनाते हैं। ठीक है, तो सन की जितनी भी एनर्जी आ रही है ना, उसमें से हम मान के चलते हैं कि 50% ही विजिबल लाइट है, बाकी 50% और इधर उधर कोनों वाली लाइट है। ठीक है, अब इस 50% का भी जो प्लांट्स है ना, वो 2 से 10% ही यूज कर पाते हैं। मतलब अगर सोचो हम पूरी एनर्जी यूज कर लेते हैं तो हमारे यहाँ कभी फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम होती नहीं। लेकिन फोटोसिंथेसिस करते वक्त भी प्लांट्स जो है वो इतनी सारी एनर्जी नहीं कन्वर्ट कर सकते कि सन जितनी एनर्जी फेंक रहा है हम सारी कन्वर्ट कर दें। पहली बात तो उसमें से आई 50% विजिबल लाइट रही है, उसका भी सिर्फ 2 से 10% तक ही मैक्सिमम प्लांट्स जो है उसको फूड एनर्जी में फोटोसिंथेसिस के थ्रू कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ही समझो इसको, एग्जाम्पल के तौर पर समझो। सपोज करो सन ने 10 लाख, ठीक है, 10 लाख जूल्स जो थी एनर्जी फेंकी, उसमें से लेकिन 50% ही आप बोल रहे हो कि विजिबल लाइट है, तो 5 लाख जो है, हाँ वो 5 लाख जो है वो जो उतने जूल्स आप देखोगे विजिबल लाइट वाले हैं। अब उसका आप सपोज करो आपने 10% ले लिया, तो 10% यानी 50,000 जो होगा, उतना ही जूल्स ऑफ एनर्जी फाइनली हमारे कहाँ पे पहुंचा? प्लांट्स तक। ठीक है, तो सन अब यहाँ से हमारी फूड चेन शुरू होती है ना, यहाँ से हमारे ट्रॉफिक लेवल शुरू होते हैं। सन से तो छोड़ दो, जो हो गया। हमारे प्लांट्स के पास कितनी है एनर्जी है? 50,000 जूल। फिर प्लांट से आगे सपोज करो डियर ने खाई, तो डियर के पास 10% पहुंचेगी, इसका मतलब है 5,000 जूल। ठीक है, और फिर डियर को लायन ने खा लिया, तो उसके पास कितनी पहुंचेगी? 500 जूल। समझ में आ रहा है? तो ऐसे करके आप देखोगे आपका 10% रूल, पिरामिड ऑफ एनर्जी, ये सारी चीजें चलती हैं। ठीक है, कुछ बेसिक्स थे जो बताने थे, क्योंकि कई बार क्या होता है एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भाई जो प्लांट्स है वो सारी की सारी सोलर एनर्जी कन्वर्ट कर देते हैं। तो कई बार क्या होता है, हम ऐसे स्टेटमेंट देख के हमें लगता है हाँ अरे प्लांट तो एनर्जी कन्वर्ट करते हैं, तो हम इसको राइट करके आ जाते हैं, जो कि गलत है। सारी एनर्जी थोड़ी कन्वर्ट कर रहे हैं, 50% ही विजिबल है और उसका भी सिर्फ 2 से 10% तक ही कर पा रहे हैं। अगर इतना ज्यादा करते तो कभी फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, अब चूंकि मैंने आपको इतनी बार ये बायो एक्यूमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन बोला है, तो इसका क्या लेना देना है पिरामिड ऑफ एनर्जी से, वो हम समझेंगे। एक्चुअली आपका एक टॉपिक होता है पॉल्यूटेंट्स का। ठीक है, पॉल्यूटेंट्स मतलब वो ऐसे कुछ आप देखोगे तत्व जो आपके एनवायरनमेंट को प्रदूषित कर रहे हैं। ठीक है, जो मतलब है ना, अगर वो एनवायरनमेंट में, हमारे पर्यावरण में आ जाते हैं, ठीक है, किसी भी फॉर्म में, तो वो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, या हमें नुकसान पहुंचाते हैं, या दूसरे जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, अब किसी भी तरीके से हो सकता है, तो वो सारे क्या होते हैं? वो प्रदूषित एलिमेंट्स होते हैं हमारे प्लैनेट में। ठीक है, अब जनरली आप देखोगे जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं ना, वो 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, और एक होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, इनमें अंतर देखो। बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या होता है कि जिसको अगर आप पर्यावरण में ऐसे ही छोड़ दो, तो अपने आप क्या होगा, उस पे जो ये डिकम्पोजर्स होते हैं ना अपने डेट्राइटिवोस डिकम्पोजर्स अगर काम करेंगे, तो वो चीज जो है वो पूरी तरीके से आप देखोगे गायब हो जाएगी। मतलब उसमें से जो भी न्यूट्रिशन वगैरह निकलना होगा वो निकल के वो न्यूट्रिएंट्स अपने आप सॉइल में मिल जाएंगे। तो वो तो चीजें होती है बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, अब किसी चीज को बायोडिग्रेड होने में हो सकता है 1 साल लगे, किसी चीज को हो सकता है कि 3 साल लगे, किसी चीज को हो सकता है कि 5 साल लगे।
लेकिन अलग अलग आप देखोगे टाइम फ्रेम में भी हो। हम अभी तक ये नहीं बात कर रहे हैं कि किसको कितना टाइम लग रहा है, हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि क्या अगर मैं उसको पर्यावरण में छोड़ दूं तो वो अपने आप डिकम्पोज होगी या फिर नहीं होगी। ठीक है, तो वो तो हो गया आपका बायोडिग्रेडेबल। अब नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या हो जाएगा, ये वो आप देखोगे एलिमेंट्स होते हैं, कुछ तत्व होते हैं जिनको अगर आप पर्यावरण में छोड़ दो तो सालों साल वैसे ही बने रहते हैं। जैसे आपका प्लास्टिक, हम बोलते हैं ना कि प्लास्टिक की जो थैलियां आप यूज कर रहे हो 500 साल तक भी आप देखोगे वो डिकम्पोज नहीं होंगी, वो वैसे ही पड़ी रहेंगी आपकी पर्यावरण में। ठीक है, तो वो हो जाएंगे आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो जनरली आप देखोगे जो हमारी ये नॉन बायो, देखो कोई चीज अगर बायोडिग्रेडेबल है तो आपको पता है कि वो कम हार्मफुल है। क्यों? क्योंकि अगर वो पर्यावरण में गई भी तो भी पर्यावरण में जो प्रोसेसेस चल रही हैं, जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, जो जीव जंतु रहते हैं, वो उनके एक्शन की वजह से अपने आप थोड़े दिन बाद गायब हो जाएगी। लेकिन जैसे प्लास्टिक हो गया, कुछ और सब्सटेंसेस हो गए, ये क्या होगा कि आपके एनवायरमेंट के ज्यों की त्यों ही पड़े रहेंगे, ये हटेंगे नहीं। तो ये जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हैं, जैसे आपके क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट्स वगैरह हो गए, तो इनका क्या होता है, ये जो होते हैं ना, ये दो तरीके से आपके पर्यावरण में नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये दो बहुत महत्वपूर्ण प्रोसेसेस होती हैं जिससे आप देखोगे कि नुकसान बहुत ज्यादा पहुंचता है। वो एक होती है बायो अक्यूमुलेशन और दूसरी होती है बायो मैग्निफिकेशन। अब इन दोनों प्रोसेसेस को एक साथ पहले तो समझो, फिर मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताऊंगी। सपोज करो आपके पास कोई पोल्यूटेंट है, ठीक है, कोई आप देखोगे प्रदूषित तत्व है आपके पास, है ना, आपने उसको समुद्र में मिला दिया। अब समुद्र से क्या हुआ, मछली ने ले लिया। ठीक है, अब ये जो मछली है वो समुद्र में रह रही है, और पहले ना जैसे 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 आपने ये मिलाया तो इस मछली ने सिर्फ 1 ग्राम वो प्रदूषित तत्व लिया। थोड़े टाइम बाद, मतलब सपोज इतना सही वो प्रदूषित हुई, थोड़े टाइम बाद आपने जब देखा तो मछली के अंदर ही 2 ग्राम हो गई ये क्वांटिटी। फिर थोड़े टाइम बाद आपने देखा तो मछली के अंदर 3 ग्राम हो गई ये क्वांटिटी। ठीक है, और थोड़े टाइम बाद आपने देखा तो मछली की बॉडी के अंदर ही 4 ग्राम हो गई। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है कि मछली जो है वो एक ही ट्रॉफिक लेवल पे है, मतलब एक ट्रॉफिक लेवल पे है ना मछली में ना, और कुछ तो बनाया नहीं, यहाँ पे शार्क नहीं बनाई ना, मैंने जू प्लैंक्टन बनाया ना, मैंने फाइटोप्लैंक्टन बनाया। मतलब मैं कोई एक ट्रॉफिक लेवल पे ही बात कर रही हूँ। उस ट्रॉफिक लेवल पे ही आप देख रहे हो जो प्रदूषित तत्व है, जो पोल्यूटेंट है, उसका कॉन्सेंट्रेशन, उसकी मात्रा उसी ट्रॉफिक लेवल पे बढ़ती जा रही है। यहाँ पे मैं एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल नहीं जा रही हूँ, वापस सुन लो। मैं ये बोल रही हूँ कि जिस ट्रॉफिक लेवल पे आप हो, जो पहला ट्रॉफिक लेवल जहां से आप देखोगे कि फूड चेन शुरू होगी, उसी ट्रॉफिक लेवल पे आप देखोगे कि प्रदूषित जो तत्व है आपका, पोल्यूटेंट है, उसकी मात्रा या कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जा रहा है टाइम के साथ। ठीक है, मतलब मछली की बॉडी में ही उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जा रहा है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बायो अक्यूमुलेशन। अक्यूमुलेट मतलब इकट्ठा हुए जा रहा है। ठीक है, बायो मतलब किसी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म में, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में चीजें जो है, प्रदूषित तत्व जो है, पोल्यूटेंट जो है, वो इकट्ठा हुए जा रहा है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, बायो अक्यूमुलेशन। ठीक है, अब इससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है एक और प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन। वो क्या होता है, वो ये होता है कि जो हमने जैसे एक लॉजिकल पिरामिड बनाया था ना, तो हमने क्या बनाया था, सपोज ग्रासेस बनाई, फिर हमने बनाया ग्रास हॉपर, फिर हमने बनाया लिजर्ड, फिर हमने बनाया स्नेक, फिर हमने सपोज बनाया वल्चर। ठीक है, अब यहाँ देखो कि आपने जो मिट्टी है उसके अंदर कोई पोल्यूटेंट डाल दिया। ठीक है, वो पोल्यूटेंट घास फूस में गया। ठीक है, तो घास फूस क्योंकि बहुत ज्यादा थी मात्रा में, है ना, और एक घास कितना ही पोल्यूटेंट लेगी, तो एक घास ने बहुत कम पोल्यूटेंट लिया, सपोज 1 ग्राम। ठीक है, क्योंकि उसकी बॉडी के हिसाब से उसने उतना ही कंज्यूम किया। अब इस घास को ग्रास हॉपर ने खाया। ठीक है, तो ग्रास हॉपर की बॉडी बड़ी थी, अब वो घास खाता रहेगा कंटिन्यूसली, लेकिन उसकी बॉडी के हिसाब से जो पोल्यूटेंट की मात्रा थी ना, वो सपोज हो गई 2 ग्राम। ठीक है, फिर ग्रास हॉपर को खाया लिजर्ड ने, तो लिजर्ड की बॉडी के हिसाब से आप देखोगे जो मात्रा थी पोल्यूटेंट की वो बढ़ गई, वो सपोज हो गई 4 ग्राम। ठीक है, फिर जैसे स्नेक में गया तो जो मात्रा थी प्रदूषित तत्व की या पोल्यूटेंट की वो हो गई 8 ग्राम, उसकी बॉडी के अंदर बता रही हूँ मैं, और वल्चर की बॉडी में हो गई ये 16 ग्राम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, तो जैसे जैसे आप ट्रॉफिक लेवल्स में ऊपर की तरफ जा रहे हो, आपकी जो पोल्यूटेंट की मात्रा है वो हर ट्रॉफिक लेवल पे बढ़ती जा रही है। ठीक है, यहाँ पे गौर से सुनो, यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रॉफिक लेवल बदल रहे हैं, और हर ट्रॉफिक जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जा रहे हो, ये पहला ट्रॉफिक लेवल, ये सेकंड, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, तो जैसे जैसे आप एक से दूसरा से तीसरे से चौथे से पांचवे की तरफ जा रहे हो, आपकी जो प्रदूषित तत्व है, जो पोल्यूटेंट है, उसकी मात्रा और ज्यादा बढ़ रही है, लेकिन ट्रॉफिक लेवल वाइज बढ़ रही है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बायो मैग्निफिकेशन। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन है तो वीडियो एक बार वापस पॉज करो, फिर से सुनो, लेकिन ये कंफ्यूजन बिल्कुल मत रखना, क्योंकि ये मतलब
बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है, इतना ही फर्क है। और ये आपसे इंटरव्यू में, मेंस में और प्रीलिम्स में इतनी बार पूछा जाता है कि मतलब ये चीजें बिल्कुल आपके दिमाग में श्योरिटी से होनी चाहिए। अक्यूमुलेशन मतलब इकट्ठा करना, इकट्ठा मतलब एक ही बॉडी में इकट्ठा हुआ जा रहा है, तो वो तो हो गया बायो अक्यूमुलेशन। लेकिन मैग्निफिकेशन मतलब किसी चीज को हम बोलते हैं ना मैग्नीफाई, मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हो, तो मतलब जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो चीजें मैग्नीफाई होती जा रही है, बड़ी होती जा रही है, पोल्यूटेंट की मात्रा बढ़ती जा रही है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायो मैग्निफिकेशन। ठीक है, समझ में आया? अब इसी को हम थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे और मैं आपको ये बताऊंगी कि हमें ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि हमें ये प्रोसेसेस के बारे में इतना जानना पड़ा। ठीक है, पहले बायो अक्यूमुलेशन देख लो। इसमें क्या होता है कि जैसे पोल्यूटेंट्स आपकी फूड चेन में एंटर करते हैं, ठीक है, वो कैसे एंटर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे वो एंटर कर रहे हैं ना, तो जो पहला ट्रॉफिक लेवल वो एनकाउंटर कर रहे हैं, उसी में आप देखोगे इनकी मात्रा बढ़ती जा रही है। ठीक है, उसको बोलते हैं बायो अक्यूमुलेशन। आपको पता है बायो अक्यूमुलेशन से कितनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? क्योंकि आप है ना, सपोज करो, ये आपने यूट्रोफिकेशन के बारे में सुना है? मैंने आपको पहले भी बताया था कि भैया जो आपका यूट्रोफिकेशन मतलब क्या होता है कि जब आपके समुद्र वगैरह में एक्सेस में न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं। ठीक है, तो एक्सेस मतलब क्या होता है कि भाई जितना नाइट्रोजन फॉस्फोरस वगैरह चाहिए होता है उससे ज्यादा आ जाते हैं, तो उससे ज्यादा आ जाते हैं तो क्या होता है, वो पोल्यूटेंट हो जाता है। भाई अगर आपको 10 ग्राम खाना खाना है, आपने 100 ग्राम खाना खा लिया, तो हम बोलते हैं ना हम ओवरवेट हो रहे हैं, हमें प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती है। तो ज्यादा खाना खाना, ज्यादा न्यूट्रिशन खाना भी अच्छी बात नहीं होती ना, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, यूट्रोफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इसके थ्रू आप सपोज करो कि आपके समुद्र में बहुत ज्यादा पोल्यूटेंट आ गया, अच्छा यूट्रोफिकेशन भी छोड़ दो अभी के लिए, आप ऐसे समझो कि आपने समुद्र में कुछ गंदगी मिला दी। ठीक है, अब वो क्या होगा कि वो जो मछलियां हैं जो समुद्र में रह रही हैं, वो उस गंदे पानी में ही रह रही हैं, तो थोड़े टाइम बाद क्या देखोगे कि आप मछली की बॉडी में जो कॉन्सेंट्रेशन है ना उस गंदगी का, उस गंदे पोल्यूटेंट्स का, वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो इस वजह से आप देखोगे कि बहुत सारे लोग जो समुद्री इलाकों के आसपास रहते हैं, जहाँ पे आप देखोगे प्रदूषण ज्यादा बढ़ रहा है, उनको बहुत तरह तरह की बीमारी हो रही है। क्यों? क्योंकि वो मछलियां कंज्यूम कर रहे हैं जो खुद आप देखोगे प्रदूषित पानी में रह रही है, और जिनके अंदर आप देखोगे आपको मेटल्स और क्लोराइड्स और क्रोमियम, ये सब चीजें मिल रही है। ठीक है, इसीलिए आप देखोगे कि बहुत बार बीच में एक तरीके की मछली थी जिसके अंदर आप देखोगे ये बहुत ज्यादा इशू हो गया था पोल्यूटेंट का, बायो अक्यूमुलेशन की वजह से। आप देखोगे कि ऑलमोस्ट 50% जो बॉडी पाई गई थी मछली की, उसमें सिर्फ पोल्यूटेंट ही पोल्यूटेंट मिल रहे थे। तो सरकार ने एडवाइजरी भी जारी करी थी कि प्लीज आप इस इलाके से जो ये वाली मछली आ रही है पर्टिकुलर स्पीशीज की, ये ना खाएं, क्योंकि उसमें बायो अक्यूमुलेशन ऑब्जर्व किया गया है। ठीक है, और उसी साल आप देखोगे आपके स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन में आई थिंक 2 या 3, राजस्थान में तो आया ही था, एमपी में भी था, और आई थिंक एक शायद बिहार का था, तो इन तीनों जगहों पे आप देखोगे बायो अक्यूमुलेशन पूछा गया। वही मैं बता रही हूँ कि कई बार जो न्यूज में हम पढ़ते हैं ना, उसको हमें अपने स्टैटिक पोर्शन से रिलेट करना होता है, तभी आप देखोगे आप मतलब थोड़ा सा इस पूरे कोर्स को नेविगेट कर पाओगे। ठीक है, तो ये तो हो गया बायो अक्यूमुलेशन। फिर है आपका बायो मैग्निफिकेशन। इसके अंदर क्या होता है, मैंने बताया ना आपको, एक ट्रॉफिक लेवल से जब आप दूसरे पे जा रहे हो, तो आपका जो पोल्यूटेंट है, आपका जो प्रदूषित तत्व है, उसका कॉन्सेंट्रेशन एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे ऐसे बढ़ रहा है। ठीक है, नीचे अगर 1 ग्राम था तो ऊपर जाते जाते हो सकता है कि 10 ग्राम हो जाए। ठीक है, तो मतलब नीचे हो सकता है कि घास फूस वगैरह को इतना इंपैक्ट ना हो, लेकिन आप जो ऊपर बैठी हुई स्पीशीज है, ठीक है, उसमें तो आप देखोगे ना पोल्यूटेंट की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो यहाँ पे क्या होगा कि वो स्पीशीज में इफेक्ट आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, हो सकता है कि वो मर जाए, उसका नर्वस सिस्टम ब्रेकडाउन हो जाए, या उसको और कुछ इश्यूज हो जाए, जिस वजह से ये बायो मैग्निफिकेशन का प्रोसेस अभी न्यूज में था। ठीक है, इसके पहले मैं आपको इसका एग्जाम्पल बताऊं, पहले मुझे एक बात बताओ कि क्या कोई भी प्रदूषित तत्व, क्या कोई भी पोल्यूटेंट जो है वो बायो मैग्नीफाई कर जाएगा? नहीं, उसके कोई स्पेशल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए जिस वजह से वो बायो मैग्नीफाई करेगा, जिस वजह से आप देखोगे वो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल जब जाएगा तो खुद की मात्रा बढ़ाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि पहली चीज तो वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं हो कि वो अगर आप उसको एनवायरनमेंट में छोड़ दो तो वो अपने आप ही डिकम्पोज हो जाए, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज वो मतलब उस कहने का मतलब क्या है कि वो लॉन्ग लिव्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि भाई मतलब उसका जो अपन बोलते हैं ना लाइफ टाइम, वो ही बहुत कम हो। अगर वो ही सपोज सिर्फ 1 मिनट का है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो ग्रास में रहे या ग्रास हॉपर में, उसके बाद वो अपने आप ही डिकम्पोज हो जाएगा। तो वैसा नहीं चाहिए, ऐसा चाहिए जो सालों साल तक आप देखोगे पोल्यूटेंट रहे। ठीक है, दूसरी चीज वो मोबाइल होना चाहिए। मोबाइल मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह घूमने लायक होना चाहिए पोल्यूटेंट। मतलब ऐसा नहीं हो कि मैं सिर्फ है ना फिश की बॉडी में ही रह पाऊंगा, मैं ह्यूमंस की बॉडी में नहीं रह पाऊंगा, या मैं वल्चर की बॉडी में नहीं रह पाऊंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि वो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल जाएगा ही नहीं।
ठीक है। तीसरा देखो, अपने यहाँ पे जैसे विटामिन होते हैं ना, कुछ फैट सोल्यूबल होते हैं, कुछ वाटर सोल्यूबल होते हैं। अच्छा, ये मेरा आपसे क्वेश्चन है, कौन से विटामिन है जो फैट सोल्यूबल होते हैं और कौन से विटामिन हैं जो वाटर सोल्यूबल होते हैं, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो वैसे ही आप देखोगे हमारी जो कुछ कुछ चीजें होती हैं, ठीक है, कुछ पानी में सोल्यूबल होती है, कुछ फैट्स या लिपिड्स में सोल्यूबल होती है, ठीक है। तो ये वाला जो अपना पोल्यूटेंट है जो आप बोल रहे हो कि बायो मैग्नीफाई करेगा, वो भी आपका फैट में सोल्यूबल होना चाहिए। अगर वाटर में हुआ तो क्या होगा कि जैसे ही ऑर्गेनिजम्स यूरिनेट करेंगे, ठीक है, तो उसके साथ पानी के साथ बाहर निकल जाएगा। तो आपको तो चाहिए नहीं, अगर पानी के साथ बाहर निकल गया तो फिर दूसरे ट्रॉफिक लेवल कैसे जाएगा, नहीं जाएगा ना। इसका मतलब है कि वो फैट में सोल्यूबल होना चाहिए, ठीक है। और चौथा है कि वो एक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके बॉडी में एक कोने में जाके बस बैठा हुआ है, कुछ कर नहीं रहा। अगर कुछ कर ही नहीं रहा तो फिर तो हमें प्रॉब्लम है ही ना। अगर मैग्नीफाई भी हुआ तो हमें प्रॉब्लम हुई नहीं, लेकिन मैग्नीफाई हुआ, प्रॉब्लम हो रही है, इसका मतलब है कि वो हमारे बॉडी में जाके कुछ कुछ चेंजेस कर रहा है, बायोलॉजिकली एक्टिव है, कुछ उद्दंग मचा रहा है वो, ठीक है। तो ये 4 आपके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं पोल्यूटेंट के, प्रदूषित तत्व के, जो बायो मैग्नीफाई होते हैं या हो सकते हैं, ठीक है। अब आप आते हैं उदाहरण की तरफ, यानी एग्जाम्पल की तरफ, जिसकी वजह से बायो मैग्निफिकेशन प्रोसेस इतना न्यूज में था। आपने रिसेंटली थोड़ा टाइम पहले सुना होगा कि इंडिया में, आपको पता है कि वल्चर स्पीशीज है हमारे यहाँ पे, आप देखोगे आई थिंक 9 वल्चर स्पीशीज पाई जाती हैं, उसमें से 4 जो है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर आती हैं, ठीक है। जो IUCN का स्टेटस होता है ना, उसमें एक क्रिटिकल एंडेंजर्ड कैटेगरी में आती है, ठीक है। और मतलब इतनी ज्यादा विलुप्त होने लग गई थी एकदम से, बहुत ज्यादा डेथ्स की खबरें आ रही थी, ठीक है। जब इनको स्टडी किया गया तो पाया गया, देखो वल्चर्स जो होते हैं वो कहाँ बैठते हैं, वल्चर्स बैठते हैं बेसिकली आपके डेड, मतलब वल्चर्स को हम लोग स्कैवेंजर्स बोलते हैं और इनको डिकम्पोजर्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये डेड एनिमल, प्लांट्स, ह्यूमंस, इन पे फीड करते हैं, है ना। तो वल्चर्स जो थे बेसिकली वो कैटल्स के ऊपर फीड कर रहे थे, जो डेड कैटल्स थी ना उनके ऊपर। तो आपको लगेगा इसमें तो कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं। प्रॉब्लम ये थी नहीं कि डेड कैटल्स के ऊपर फीड कर रहे हैं, प्रॉब्लम ये थी कि जो कैटल्स थी ना, बेसिकली इनको लगाए गए थे कुछ इंजेक्शन, इनको कोई दिया गया था, डाइक्लोफिनैक नाम का एक केमिकल होता है, बेसिकली उस केमिकल के इनको इंजेक्शन लगाए गए थे। अब वो केमिकल क्यों यूज आता है, जैसे हमें कभी हाथ पैरों में दर्द होता है और ये सारी चीजें होती हैं तो हम भी कैसे कोई दवाई खा लेते हैं, राइट, पैरासिटामोल, क्रोसिन टाइप। तो वैसे समझो कि कैटल्स को जब दर्द होता है या ऐसा कुछ होता है तो उनको इंजेक्शन लगता है डाइक्लोफिनैक का, ठीक है। अब ये जो डाइक्लोफिनैक का इंजेक्शन है ना, ये जो डाइक्लोफिनैक आपका केमिकल था ना, ये केमिकल जो है ये बेसिकली बायोमैग्नीफाई करता है। तो कैटल की बॉडी में तो इसने असर नहीं किया, लेकिन जब वल्चर्स मरने के बाद भी, एक तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल था, तो खुद से आप देखोगे पर्यावरण में पड़े पड़े तो ये डिकम्पोज हुआ नहीं। तो जब वल्चर्स ने कैटल्स की, जो मरी हुई कैटल्स थी, जो डेड कैटल्स थी, उनको जब उनके ऊपर जब फीड किया तो ये डाइक्लोफिनैक उनकी बॉडी में घुसा और उनकी बॉडी में जाके इसने तमाशे मचाने शुरू कर दिए। उसके बाद आप देखोगे वल्चर्स की डेथ होनी शुरू हो गई। तो इसलिए बीच में एडवाइजरी आई थी कि कोई भी काउज या बफेलोज, अपनी जो कैटल्स होती हैं, उनको ये डाइक्लोफिनैक के इंजेक्शन नहीं देगा। उसकी जगह सरकार ने बोला कि आप ये मिलॉक्सीकैम करके एक दूसरा ड्रग है, आप वो दे दीजिए, लेकिन ये वाले इंजेक्शंस मत लगाइए क्योंकि इससे वल्चर्स मर रही हैं। मतलब इतना बुरा हालत हो गया कि जो वल्चर्स कभी मतलब थ्रेटन्ड कैटेगरी में भी नहीं थी, वो थ्रेटन्ड क्या, सीधे क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में पहुंच गई, ठीक है। अभी इतना परेशान मत हो कि थ्रेटन्ड कैटेगरी क्या होती है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड क्या होती है। जब हम आगे IUCN स्टेटस पढ़ेंगे ना, तब आपको समझ में आ जाएगा अपने आप कि एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, वल्नरेबल कौन सी कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। तो वो आप अपने आप समझ जाओगे। लेकिन अभी के लिए इतना याद रखो, क्योंकि आप देखोगे वल्चर्स को लेके इतना बड़ा इशू हुआ था, तो कहीं ना कहीं बायोमैग्निफिकेशन एज अ प्रोसेस जो था वो काफी ज्यादा न्यूज में था, ठीक है। इसीलिए आप देखोगे पारसी कम्युनिटी भी बीच में काफी ज्यादा वरी हो गई थी, क्योंकि अगर वल्चर्स नहीं होंगे तो साइलेंट टावर्स पे जो वो लोग डेड बॉडीज का, उनका तो डिकम्पोज करने का तरीका यही है। तो फिर आप देखोगे कैसे मतलब उनके जो रिलीजियस सिग्निफिकेंस है वो भी इम्पैक्ट हो रहा था, ठीक है। तो इसलिए आप देखो कि कैसे एक स्पीशीज अगर विलुप्त हो गई, अगर एक स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई, थोड़ी कम भी हो गई, तो उसका पूरे इकोसिस्टम पे फर्क पड़ता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक जगह पे इम्पैक्ट कर रही है, वो पूरे इकोसिस्टम पे इम्पैक्ट करती है, वो पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को हिला देती है, ठीक है। तो ये आपका सिग्निफिकेंस था बायो मैग्निफिकेशन का और पिरामिड ऑफ एनर्जी वगैरह का। अगर आपको पिरामिड ही नहीं पता होगा तो आप बायो अक्यूमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन जैसी प्रोसेसेस को नहीं समझ पाओगे, ठीक है। तो ये आज का हमारा सेशन था। हमने बहुत सारा डिटेल्स तो नहीं कवर किया, लेकिन हमने हर चीज को बहुत ही डिटेल में कवर करने की कोशिश की विद एग्जांपल्स, ताकि कल अगर आप इसको 2 नंबर के लिए, 5 नंबर के लिए लिख के आओ तो आपको पूरे नंबर मिले। तो पूरे तो नहीं मिलते हैं, अगर 2 नंबर का क्वेश्चन होता है तो मैक्सिमम आप शायद 1.5 ही ला सकते हो, लेकिन एटलीस्ट उतने तो लाओ, है ना। डायग्राम बना के आओ, एग्जाम्पल दो, उस कॉन्सेप्ट को समझाओ, तो बचा ही क्या उसमें एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। तो इसी के साथ हम ये वाला सेशन क्लोज करेंगे, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।